नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉर्ड इंडिया। दिस इज हिमांशु गुप्ता। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके लिए, और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपकी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की तैयारी तो हो ही, पर कंटेंट कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपकी नीट एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए, लेट्स बिगिन द क्लास। So here we are going to start with the first lecture of class 11 बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हमारा लेक्चर 1 रहेगा। ओके, तो इससे पहले कि मैं क्लासेस शुरू करूं, आप सॉर्ड इंडिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये एड्रेस आपको दिया गया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। So first, what we are going to understand, we are going to understand about the living world. अब living world यानी living organisms के कुछ ऐसे distinctive features के बारे में हम समझने वाले हैं जो उन्हें नॉन लिविंग वर्ल्ड से अलग करते हैं। यानी लिविंग वर्ल्ड के कुछ ऐसे फीचर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स जो उन्हें लिविंग बनाते हैं। तो क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बीइंग अलाइव का मतलब क्या है? इफ यू नो द आंसर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो बीइंग अलाइव का क्या मतलब है? बीइंग अलाइव होना यानी कुछ क्वालिटीज हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उन्हें नॉन लिविंग चीजों से अलग करती हैं। सो फर्स्ट फीचर इज द ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? ग्रोथ एक परमानेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस इज द परमानेंट फीचर। ओके, परमानेंट फीचर है, चाहे वो सिंगल सेल यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मगर ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का। परमानेंट होने के साथ साथ ग्रोथ इरिवर्सिबल है। अब आप हैं या मैं हूं, हमारी ग्रोथ एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से हुई है। जाइगोट से लेके आज हम 100 ट्रिलियन सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ऑन एन एवरेज 100 ट्रिलियन। तो क्या अब हम 100 ट्रिलियन से सिंगल सेल की तरफ जा सकते हैं? क्या हमारा साइज छोटा हो सकता है? कभी हम 1-2 साल के थे, बहुत छोटे थे। आज जो भी आपकी एज है, जो भी मेरी एज है, उस हिसाब से हमारी बॉडी इंक्रीज हो चुकी है, बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो चुके हैं, यानी हमारी बॉडी ग्रो कर गई है। तो क्या ये रिवर्सिबल हो सकता है? नो, इट्स इरिवर्सिबल। तो ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट फीचर है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, इसमें होता क्या है? ओके, when growth is there is a increase in mass। मास में इंक्रीज हो रहा है। और मास हमने क्लासेस में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मास का मतलब क्या है? कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं आम भाषा में बता रहा हूं, हालांकि मास की और भी डेफिनेशन हो सकती है, कि नंबर ऑफ, बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, सो हमारे अंदर पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बात हमने की थी, क्लास 9th में पढ़ा था, सेल, कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, वही हमारी ग्रोथ का कारण बनती है। ओके, तो ह्यूमन में जैसे, या और भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स की अगर हम बात ले लें, तो एनिमल्स में ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट इन ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर डिटर्मिनेट ग्रोथ है। एक लेवल तक जाती है ग्रोथ, उसके बाद वो ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, थोड़ा रुक जाती है। मगर प्लांट्स के अंदर ये इनडिटर्मिनेट है। प्लांट्स के अंदर द ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ओके, अब दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, ये आपने कर लिया कि ह्यूमंस जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट है, यानी एक सर्टेन लेवल पे ग्रोथ हो जाने के बाद ग्रोथ का प्रोसेस स्लो डाउन कर जाता है। जैसे हमारी हाइट की हम बात करें, तो हाइट एक लेवल पे इंक्रीज हो गई है, उसके बाद वो उस स्पीड से इंक्रीज नहीं होती है, ऑलमोस्ट रुक जाती है। मगर प्लांट्स की अगर आप बात करें, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो इंक्रीज होती जाती है। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर एंड ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है।
यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में ग्रोथ के मायने क्या है, क्या मतलब है ग्रोथ का? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे। अगर हम बात करेंगे कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि क्या साइज सेल का बढ़ रहा है, वो एक लेवल तक ही बढ़ेगा, मगर उसके बाद अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, अमीबा की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ ग्रोथ इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वेयर एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल लिया, चाहे आप प्लांट का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे एनिमल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, वो उनकी लाइफ जाइगोट से शुरू होती है। सो जाइगोट इज वन सेल, सिंगल सेल होती है, और फिर इसमें डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस दोनों होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो जाइगोट एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, रहता एक ही ऑर्गेनिज्म है। आज मैं हूं आपके सामने, या आप सब हैं मेरे सामने जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो आप सबकी बॉडी में ऑन एन एवरेज 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, है ना, क्योंकि लगभग अडल्ट हो गए हो आप लोग। तो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी में ऑन एन एवरेज। एक ही सेल से शुरू हुआ था, मगर इंडिविजुअल तो आप एक ही हो, एक ही ऑर्गेनिज्म हो, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 100 ट्रिलियन सेल्स हो गई हैं। तो यूनिसेल्युलर में ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मल्टीसेल्युलर में ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तो सेल ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, इसका मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। चलिए, नेक्स्ट जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो देखते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले बोर्ड क्लियर कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि अब हम बोर्ड हमें यही चाहिए। तो रिप्रोडक्शन इज द अदर डिस्टिंक्टिव फीचर। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। और ये क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं? फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। आपके घर में टेबल चेयर ये सब पड़ा होगा, वो उतना ही रहेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उस एक टेबल से दूसरी टेबल अपने आप नहीं बनेगी। कभी कभी बचपन में एक हम बेवकूफ़ी करते थे, शायद आप लोगों ने करी हो, या अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना, शायद, क्योंकि हमारे टाइम में और उनके टाइम से चली आ रही थी, आज शायद बंद हो गई। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो वो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में एक धारणा थी कि मोर के पंख अगर नोटबुक के अंदर रख दो तो कुछ टाइम बाद वो डबल डबल हो जाता है ना। और हमने भी बहुत नोटबुक में मोर के पंख रखे, मतलब कुछ ना, तो हमने इस हद तक चले गए कि कबूतर चिड़िया जिसका भी पंख मिला हमने वो भी रख लिए, मगर ऐसा कभी होता नहीं है। तो मगर रिप्रोडक्शन एक अलग ही प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और लाइफ कंटिन्यू होती है। तो रिप्रोडक्शन एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक फंक्शन। नेक्स्ट विल बी द मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो हमें मेटाबॉलिक फंक्शन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्लास 10th में आप में से कुछ लोगों को आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा अच्छे से कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जो अब एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन तो होती नहीं है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शन का जो सम टोटल है, सम टोटल ऑफ दीज बायोकेमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो सब्सटेंसेस का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, भाई यही तो हो रहा होगा हमारी बॉडी में, या तो सब्सटेंसेस का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, हम अगर फूड खा रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले। और ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी में उन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, उनको लेके फिर हमारी बॉडी न्यू सब्सटेंसेस को क्रिएट करती है, बनाती है, यानी बिल्डिंग करती है। तो अगर कोई बिल्डिंग अप का प्रोसेस हो रहा है तो वो भी मेटाबॉलिज्म है। यानी या तो हमारी बॉडी में ब्रेकिंग डाउन हो रही है या बिल्डिंग अप हो रही है। ब्रेकिंग डाउन के लिए अब क्लास 11th में आप, तो आपको मैं टर्म बता दे रहा हूं कि क्या यूज करते हैं, ठीक है।
ब्रेकिंग डाउन का मतलब है कैटाबॉलिक, माफ कीजिएगा, कैटाबॉलिक। ओके, तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी और बिल्डिंग अप के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज एनाबॉलिक एक्टिविटी। यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है या एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ये सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है एज अ होल, या तो ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंसेस का, या ब्रेक डाउन हुए सब्सटेंसेस का, सिंपल सब्सटेंसेस का बिल्डिंग अप हो रही है दूसरे अदर सब्सटेंसेस की, यानी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो हमारी बॉडी में एक डेफिनेट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेट है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल होगी, और अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसी है, यहीं पे हमें समझना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हालांकि पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, जो पढ़ के आए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लाइफ शुरू होती है सेल से, फिर सेल बहुत सारी सेल्स को बनाता है एंड दीज सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, ये 9th क्लास का ही है। ठीक है, अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, क्यों बने टिश्यूज, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करती है। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सेट है। तो अभी हमें ऑर्गन तक पहुंचना है। तो उनको ऑर्गन में भी क्या है, सेल ही तो फंक्शंस करती है, क्योंकि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल ग्रुप टुगेदर, जो सिमिलर फंक्शन करना है उन सेल को, वो सिमिलर स्ट्रक्चर और शेप एक्वायर करती है सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू। वो हम सेल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर वो टिश्यू बन जाती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन्स की। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनेगा, और डिफरेंट ऑर्गन एज अ होल टुगेदर ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे डाइजेशन का एक सिस्टम है, तो डाइजेशन के सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व है। ऐसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सिर्फ हार्ट ही नहीं, ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड भी हैं। ठीक है, और लंग्स से भी वो कनेक्टेड है। तो वहां पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स द ऑर्गन system, and it give rise to this organ system together makes up an individual, और individual कौन सा, मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज द डेफिनेट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल सेल की अपनी रहती है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अपनी रहती है। आई होप आई एम able to explain you and clear your doubts here. Okay, if you are having any doubt please ask me in the comment. तो इस वीडियो के बाद जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट्स मैं ले लूंगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब इसको हम अच्छे समझते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक पोजीशन जब चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं कि मूवमेंट कर दी उस ऑर्गेनिज्म ने, या लोकोमोशन हो गया है। ओके, तो ये एबिलिटी टू मूव, दिस इज द एबिलिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी होती है। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अभी पढ़ेंगे जिनमें ये लोकोमोशन या मूवमेंट इस तरीके से नहीं होता। जैसे प्लांट को भी आप देखते हो तो प्लांट तो एक ही जगह पे है, पर वो मूव कहाँ कर रहा है, तो प्लांट की पत्तियां तो मूव करती हैं, जब हवा चलती है तो उसकी डालियां हिलती हैं, ब्रांचेस ऐसे ऐसे हिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अदरवाइज वो सीधा ही खड़ा रहेगा तो टूट जाएगा, प्लांट उखड़ जाएगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसकी वजह से मूवमेंट भी हो रहा है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह की मूवमेंट होती है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट सुना हो या देखा हो कि अगर किसी पॉट में प्लांट लगा के हम अपनी विंडो पर रख दें तो वो प्लांट बाहर की तरफ झुक जाएगा, यानी सनलाइट की तरफ वो मूवमेंट करेगा, तो वो फोटोट्रोपिज्म है, वो भी एक तरह की मूवमेंट है। ऐसे रूट्स मूव करती हैं इन सर्च ऑफ वाटर इनसाइड द ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। सो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं,
ठीक है। लोकोमोशन क्या है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जैसे आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं। सो दिस काइंड ऑफ लोकोमोशन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड दिस इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि ये एबिलिटी हमने अपने टैलेंट के बलबूते पे इंसान ने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी दे दी है, जहां पे हम फ्यूल की मदद से चीजों को मूव करा सकते हैं, अपना फोर्स यूज करके मूव करा सकते हैं। ओके, बट दैट इज डिफरेंट, वो उनकी विल पे नहीं होता है, वो हमारी विल पे ही होता है। हालांकि टेस्ला वाले भाई साहब जो हैं, उनका नाम मुझे बताओ। ओके, एलन मस्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने तो स्मार्ट कार्स भी बना दी हैं जो अपने जिसमें ब्रेन है उसके हिसाब से चल सकती है, बट उसमें भी हमें फंक्शनिंग करनी पड़ी है। दैट्स लेट्स सी कितना और टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अडेप्टेबिलिटी, एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और उसके लिए अडेप्ट होना भी जरूरी है। आज इससे बेहतर हम क्या समझ सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो है कि एनवायरमेंट में इतना बड़ा चेंज आया है कि हम लोग सब अपने घर में बैठे हैं। अब जो लोग सरवाइव कर पा रहे हैं या तो वो अडेप्ट कर गए हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू सरवाइव। तो जो सरवाइव कर रहा है, जिसको कोरोना हुआ आज के टाइम में, वो सरवाइव कर रहा है, यानी उसकी बॉडी अडेप्ट कर गई। उस बॉडी ने उस कोरोना जैसे वायरस को रिस्पॉन्ड करना सीख लिया, उसको फाइट करना सीख लिया, तो वो अडेप्ट कर गई है बॉडी। अडेप्टेशन हमारी बॉडीज में हो रहा है, वैक्सीनेशन के थ्रू भी यही हो रहा है। जो इम्यूनिटी बनाई जा रही है, दैट सो दैट वी कैन अडेप्ट टू द सिचुएशन, आवर बॉडी इंटरनली कैन फाइट विद दैट वायरस एंड वी कैन सर्वाइव। तो अडेप्टेबिलिटी क्या करती है? इन अडेप्टेबिलिटी इंक्रीजेस सर्वाइवल रेट। और ये जीवन में भी जरूरी है, क्योंकि जिस समय के साथ अपने आप को ढाल लेने वाले ही सरवाइव करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ढाल नहीं पाते हैं, तो ओके, स्ट्रगल भी चलता है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन। ओके, फाइट करना भी जरूरी है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, अब इसको छोटे बच्चों की तरह मेरे को नहीं बताना कि रेस्पिरेशन इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, वो ब्रीदिंग है, दैट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ब्रिंग आउट, डिराइव एनर्जी फ्रॉम दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ कंबशन ओनली, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें से एनर्जी निकल रही है। हालांकि अब हम आग लगाते हैं वो भी कंबशन ही है, बट दैट इज सम अ लिटिल डिफरेंट। केमिकली सेम है बट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओके, सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर है, अलग कर रहा है हमको। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? हु विल टेल मी what is the maintenance of homeostasis? just let me know। मैं वेट कर रहा हूं, 5 मिनट वेट कर रहा हूं। उसके बाद जो लोग इसका आंसर 5 मिनट नहीं, 1 मिनट वेट कर रहा हूं। जो लोग इसका आंसर मेरे को देंगे, दे विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम माई साइड। ओके, सो व्हाट इज द होम्योस्टेसिस? जो बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में अपने चैनल पे लूंगा। तो ये होमवर्क है। ओके, होम्योस्टेसिस क्या है? और जो नहीं, अगर नहीं आया आंसर तो मैं बताऊंगा। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? हम अपने कॉन्शियस होते हैं, नॉन कॉन्शियस होते हैं, यानी हम चीजों को अगर सेंस कर पा रहे हैं, हमारी एबिलिटी टू सेंस, उसको बोलेंगे हमारी कॉन्शियसनेस। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये नहीं होती है। हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी लग रही है तो ये हमारी कॉन्शियसनेस है, सर्दी लग रही है तो कॉन्शियसनेस है। चेयर टेबल घर में पड़ी है, कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसको ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, तो उसमें क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके, एंड लास्ट इज एजिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस होना है, इस दुनिया में पैदा होना है, और उसकी फिर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद उसकी एज होगी, है ना, और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ होगी। यानी वो इस दुनिया में पैदा होगा, फिर उसकी ग्रोथ का पीरियड होगा, और देन नेचुरल डेथ होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एजिंग। जो नेचुरल डेथ हो रही है, ओके, दैट इज एजिंग। सो दीज वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेट्स मूव फर्दर। होमवर्क नहीं भूलना, इसका जो भी कमेंट में आंसर देगा होम्योस्टेसिस का, मैं उसका नाम अगले वीडियो में लेने वाला हूँ। कृपया अपना नेम जरूर मेंशन कर दें। कभी कभी आप डिफरेंट
चैनल आईडी से नेम वो बनाते हैं अपनी आईडी, तो कुछ नेम नहीं पता चलेगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। क्लास 9th में हमने इजीली पढ़ा है, यहाँ में थोड़ा सा रिकैप ही चल रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भैया सिंगल सेल से, वन सेल से लेकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है। सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरिया भी है हमारे पास ब्लू व्हेल भी है, ठीक है, हमारे पास छोटे छोटे प्लांट भी है, हमारे पास बहुत जाइंट और बड़े बड़े प्लांट भी हैं। तो ये सब क्या है? ये डिफरेंस है, डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी है, सांप भी है, क्रोकोडाइल भी है, मतलब इतनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये सब जो वैरायटी है इसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब है लिविंग्स, और उनका जो डिफरेंस इन द फॉर्म है, डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इतने एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस तो लिविंग में नहीं आते हैं मगर परेशान कर रखा है इन्होंने, और एन नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एन नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, एन नंबर ऑफ ह्यूमंस भी हैं। तुम भी देख ही रहे हो, चाइनीज अलग है ना, चाइना का तो भुगत ही रहे हम आजकल, है ना, जैसा कि बताया जा रहा है। तो ये सब की वजह से, इतनी सारी डिफरेंसेस होने की वजह से एक सिस्टम बनाना पड़ा जिसकी वजह से जो इनकी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो आसान हो जाए। तो उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ा, ग्रुपिंग करना पड़ा, उसके लिए उनकी स्टडी करनी पड़ी कि किसको किस ग्रुप में रखा जा सकता है। और वो सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है, बहुत छोटे माइन्यूट लेवल से लेके आज जो आप सिस्टम पढ़ते हैं या पढ़ के आ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, जो वेल डिफाइंड सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं, ये भी इवॉल्व हुआ है। चीजें इवॉल्व होती हैं। जैसे पहले फोन बहुत बड़े ऐसे ईट के जैसे आए थे, एक ब्रिक जैसे फोन होते थे, फिर नोकिया का फोन हुआ, वो भी बड़ा भारी था, छोटा था। उसके बाद फोन आज किस लेवल पे पहुंच गया है, सारे काम फोन ही कर लेता है। आज तो पढ़ाई भी फोन की वजह से हो रही है, कभी फोन ले जाना अलाउड नहीं होता था स्कूल में। तो इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो हर चीज में इवोल्यूशन होता है। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप इस चीजों को अच्छे से समझोगे कि इवोल्यूशन इज इनएविटेबल, अनिवार्य है, हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टडी कि भैया क्लासिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब सिस्टेमेटिक्स, तो सिस्टेमेटिक्स क्या है? अगर वर्ड को ही ब्रेक कर दो तो सिस्टेमा, ठीक है, और सिस्टेमा का जो मतलब है वो ऑर्डर या सीक्वेंस, यानी ऑर्डर में लगाना, एक सीक्वेंस में लगाना। सीक्वेंस के लिए कुछ बेसिस तो चाहिए। ये सिस्टेमेटिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के साथ डील करती है, साथ ही साथ सिर्फ डाइवर्सिटी के साथ डील नहीं कर रही है, उसका कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसके जो किस पे बेस्ड है, देखिए मैं लिखा हुआ कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एटसेट्रा, इन पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज दिस? सिस्टमैटिक इज अ ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर और सीक्वेंस में लगाया है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, वो रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए, उनकी एनाटॉमी को कंपैरिजन में रखते हुए, उनकी मॉर्फोलॉजी कि कैसे वो दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखाई दे रहा है ना, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, बायोकेमिस्ट्री जो उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और फिजियोलॉजी हाउ द ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग, हाउ द ऑर्गन्स आर रिएक्टिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे ये उसको क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। तो सिस्टेमेटिक्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स मूव। अब ये जो टेक्सोनॉमी है, अब एक चीज का मैं पहले बता दूं, सिस्टेमेटिक्स और टेक्सोनॉमी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है।
कभी कभी सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी दोनों एक जैसा ही माना जाता है, हालांकि एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है कि भाई ग्रुपिंग की गई है ऑर्गेनिज्म की, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उसके पहले सिस्टमेटिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद जो हायर लेवल पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया दैट इज डन इन द टेक्सोनॉमी में किया गया। तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक अरेंजमेंट है। ओके, टेक्सोनॉमी क्या है? अरेंजमेंट है। ये वो साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, ये वो साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन करती है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, चैप्टर का नाम भी डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड है, यूनिट का नाम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, बट चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है। तो आइडेंटिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका नॉमेनक्लेचर। अब आपका भी एक नामकरण हुआ है ना, नाम रखा गया होगा घर में एक, जिस जिस नाम से भी आप जाने जाते हैं, और फिर उनको क्लासीफाई करना यानी उनकी ग्रुपिंग करना। तो यानी सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक एक वो साइंस है विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सबसे डील करती है। ओके, तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक ये यहाँ क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो टेक्सोनॉमी ऑफ जो प्लांट है उसके लिए हम सिस्टेमेटिक बॉटनी यूज कर सकते हैं टर्म। टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल को सिस्टेमेटिक जूलॉजी भी कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? ठीक है, हालांकि इनको फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी कहा जाता है, बट क्योंकि टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस ही इन्होंने करी थी और प्लांट से ही शुरुआत की थी, इट वॉज कार्लोस लिनियस। तो ही वॉज द वन, दैट इज कार्लोस लिनियस। इनको हमने कई बार बायोलॉजी में कहीं कहीं पढ़ा भी है। और उसके बाद थे एच संतापो, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। सो ही इज द वन, एच संतापो, ही इज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। मैं सोचा कि इनके आपको पिक्चर्स भी दिखा दूं, पिक्चर्स, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है, पिक्चर से याद रखता है, शब्द याद नहीं रखता। तो शायद अब कार्लोस लिनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पेशली द सिस्टमेटिक बॉटनी, आपको याद रहे इनकी शक्ल से। और एच संतापो वॉज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, आपको शायद याद रहे। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ और लिख रहा हूँ आपके सामने, तो इनको आप वीडियो को पॉज कर करके भी नोट डाउन कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, now we need to move a little further, we need to understand the branches of taxonomy। taxonomy की different branches हैं। the first one is cladistic taxonomy। क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है क्या? ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी ओरिजिन ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एंसेस्टर कौन था, उसकी फाइलोजेनी के बेस पे। देन कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ऑर्गेनिज्म में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की, यही तो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और आप क्या बात कर सकते हो? प्रोटीन्स की बात कर सकते हो। वो वाला प्रोटीन नहीं जो हम दाल के साथ खाते हैं, वो वाला प्रोटीन जो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को यूटिलाइज करके अलग से बनाती है। अंदर बिल्डिंग जो होता है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पढ़ा है ना अभी। पहले कैटाबॉलिज्म हुआ, वो जो रॉ प्रोटीन था वो हमने फूड में से निकाल दिया, कैटाबॉलिज्म। उसके बाद एनाबॉलिज्म, उस प्रोटीन को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बना रही है। जैसे ये स्किन, ये नाखून, ये हेयर, ये सब प्रोटीन का ही पार्ट है, तो अलग अलग है मगर, है ना। DNA sequence, okay, so DNA sequence is under the chemotaxonomy, okay, or alkaloids। तो जहां पे जो क्लासिफिकेशन है इन सब पर बेस्ड है, ओके, वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैं बात कर, इन सब पे और एटसेट्रा, मतलब और भी हैं, लगभग इन पे बेस्ड है। तो दैट कम्स अंडर कीमोटेक्सोनोमी। कीमो वर्ड का ही मतलब है बेस्ड ऑन द केमिकल, ओके। कीमो का मतलब ही केमिकल से आता है। आई होप इट इज क्लियर। कीमो का मतलब ही केमिकल है, ओके। लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिकली नंबर्स की बात कर रही है। ये इवेल्युएट करेगा क्या? रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस, रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस बाय स्टैटिस्टिक्स, आपने पढ़ा होगा, है ना,
कि भाई ये डेटा पे बात करेगा, तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड है उसके बेसिस पे कि कितने रिजेम्बलेंस हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को नंबर और क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। यानी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा किस किस में कितने नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल कर रहे हैं, एक जैसे हैं, और कितने डिफरेंट हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सो सिंपल। नेक्स्ट, साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो वर्ड जो है वो सेल से रिलेटेड होता है। ओके, सेल या सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यस, सेल या सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड होता है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू सेल। यहां पे हम इतना पहले समझते हैं, फिर आगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, यानी सेल की स्टडीज, और उसमें सेल की जब कंपैरेटिव सेल की स्टडीज करोगे तो व्हाट विल यू सी? यू विल सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई जेनेटिक मटेरियल तो सबसे पहले बात करोगे आप सेल का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड meiotic behavior, structure and meiotic behavior of chromosomes। देखो, माइटोसिस तो होना ही होना है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, मगर उनके अंदर मियोटिक बिहेवियर हो रहा है, क्रोमोसोम का मियोटिक बिहेवियर है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बेसिस पे अगर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो ऐसी टेक्सोनॉमी को साइटोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। या साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो सेल्यूलर कंपैरिजन पे होता है, द कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज के बेस पे होता है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और मियोटिक बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे, दैट इज द टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के टाइप क्या है? यहाँ 3 टाइप हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये ओमेगा का साइन है, ओमेगा। ओके, 3 तरह की टेक्सोनॉमी बताई मैंने, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी जहां पर क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, सिर्फ मॉर्फोलॉजी कंसिडर की जाएगी। मॉर्फोलॉजी यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर से दिख रहे हैं, विजिबल है। जैसे प्लांट को देखा आपने, प्लांट में फ्लावर है तो फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट वाला क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे फ्रूट भी बियर करता है, फ्रूट के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है नहीं होती है, लीव्स कैसी हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, उनमें वेनेशन कैसा है, ओके, उसका स्टेम कैसा है, एटसेट्रा। दीज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर द मॉर्फोलॉजी। तो जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, दैट कम्स अंडर अल्फा टेक्सोनॉमी ऑफ द टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी में हम कंसीडर करते हैं, भाई जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, वी कंसीडर जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, यानी बाहर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाई दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजी तो है ही, उसके साथ हम जीन्स की भी बात कर रहे हैं कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, कि भाई जो ऑर्गन है तो ऑर्गन किस तरीके से अलाइन है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो फिजियोलॉजी भी हम देखते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हो रहा है, दैट कम्स अंडर बीटा टेक्सोनॉमी। एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी की हम बात कर रहे थे, सो दैट इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके, तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, दैट इज कमिंग अंडर द ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अभी भी स्टिल इफ यू हैव क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं आपकी क्वेरीज लेके फिर आपका लेक्चर शुरू करूंगा। एक होम्योस्टेसिस मैंने पूछा है, तो वो आप मेरे को बताएंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, और आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप चाहते हैं आपका शहर का या स्कूल का नाम भी बोलूं मैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए वो मेंशन करना है। श्योरली आई विल स्टार्ट विद योर नेम माय नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो। ठीक है, चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।